आज सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड्स की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का ये तीसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे। और चैनल पे ऑनलाइन यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। आज की पहली डेफिनेशन है लोकल लोन वर्क्स। इस वर्क से मुराद ये है कि ऐसा लोन जो गवर्नमेंट पाकिस्तान देती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, ताकि वो म्यूनसिपैलिटी, स्पोर्ट ट्रस्ट या किसी कॉरपोरेशन के लिए काम कर सके, और ये काम होते ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। When the cost of the works is to form part of a loan given to it by the government for this purpose, तो ये local loan works होते हैं। मेजर एस्टिमेट्स यहाँ इस कोड में ये बताया गया कि जो 20,000 रुपए की अमाउंट से ज़्यादा एस्टिमेट होंगे वो मेजर एस्टिमेट कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर अगर 20,000 से ज़्यादा है वर्क्स एक्सपेंडिचर तो वो मेजर एस्टिमेट कहलाते हैं। अगर 20,000 से कम होंगे तो वो माइनर एस्टिमेट होंगे। इसमें एक लिखा हुआ है कि दिस टर्म इज आल्सो अप्लाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू द वर्क इटसेल्फ। मेजर वर्क और मेजर एस्टिमेट भी वो इसी तरह मॉनेटरी लिमिट को इसी में फॉल करेगा। वैसे अब इसकी ये लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। अच्छा, ये 33 और 36 मेजर हेड एंड माइनर हेड के ऊपर है। हमने पहले डिटेल्ड हेड में मेजर हेड और माइनर हेड को डिस्कस कर दिया है। पिछली वीडियो में मैं लिंक ऊपर दे देता हूँ, आप वो देख सकते हैं। मार्केट रेट से मुराद है कि वो आर्टिकल जो कि स्टॉक में मौजूद हो, और लेकिन ये टर्म ये बताती है, दिस टर्म इंडिकेट्स द कॉस्ट पर यूनिट एट विच द आर्टिकल और एन आर्टिकल ऑफ अ सिमिलर डिस्क्रिप्शन कैन बी प्रोक्योर्ड at a given time at the store go down from the public market suitable to the debian for the obtaining a supply thereof। तो अगर स्टोर में मौजूद नहीं है, स्टॉक अकाउंट में मौजूद नहीं है, तो वो मार्केट से अगर वही आइटम परचेज किया जाता है तो वो जिस रेट में परचेज किया जाएगा उसे मार्केट रेट कहा जाएगा। और अगर किसी चीज़ के रेट्स डाउन हो गए हैं, वो स्टोर में अवेलेबल है, तो वो आइटम्स मार्केट से भी परचेज किए जा सकते हैं। माइनर एस्टीमेट पिछला हमने डिस्कस किया था मेजर एस्टीमेट में, जिसमें 20,000 से ज़्यादा की अमाउंट जो है अगर वर्क्स एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो मेजर होते हैं, 20,000 से कम हो तो वो माइनर होता है। नॉन वोटेड और वोटेड एक्सपेंडिचर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल में भी पढ़ेंगे। न्यू अकाउंटिंग मॉडल में भी आपने पढ़ा होगा कि कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जो वोटेड होते हैं, कौन से नॉन वोटेड होते हैं। तो ये इस कोड में जहाँ पे नॉन वोटेड की बात आएगी तो उसने यहाँ बताया है, एक्सप्लेन किया है कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड एंड प्लेस्ड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। कंसोलिडेटेड फंड में रेवेन्यू को रखा जाता है, लेकिन जब भी एक्सपेंडिचर होंगे वो किसी न किसी स्पेसिफिक ग्रांट के अगेंस्ट होते हैं, और वो जो ग्रांट होती है वो जो पार्लिमान है, लेजिस्लेचर जो है ना, उस पर वोटिंग करते हैं। इसी वजह से इसे वोटेड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और जो ऐसे एक्सपेंडिचर जिन पे वोटिंग ना की जाए, जिन्हें हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर। नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट मुख्तस कर दी जाती है ग्रांट में, वो नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर कहलाती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एक्सपेंडिचर्स जो है वो नॉन वोटेड एक्सपेंडिचर में आते हैं। ऑन अकाउंट पेमेंट और अ पेमेंट ऑन अकाउंट मीन्स अ पेमेंट मेड ऑन अ रनिंग अकाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन और सप्लाईज मेड बाय हिम एंड द ड्यूली माइयर्ड। ऑन अकाउंट पेमेंट में या पेमेंट ऑन अकाउंट में एक कंडीशन ये मौजूद है कि वर्क डन भी हुआ है और वो मैयर भी हुआ है। वो सप्लाई का भी हो सकता है, वर्क्स का भी हो सकता है। और इसमें एक और बात भी है कि ये फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं होती, फुल वैल्यू ऑफ वर्क और सप्लाई नहीं होती, ये रनिंग होती है। इफ इट इज एन इंटरमीडिएट पेमेंट इट इज सब्जेक्ट टू द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द रनिंग अकाउंट
on the completion of the contract for the work of the supplies. इसके लिए हम फॉर्म 26 भी ऑपरेट करते हैं जो इसमें ऑन अकाउंट पेमेंट देते हैं। ऑपरेशन जो है ये मैन्युफैक्चर और वर्कशॉप ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स में ये यूज होता है। दिस टर्म इंडिकेट्स द चेन चार्जेस incurred on the manufacture operation concerned with the specific job। अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोई चीज आइटम मैन्युफैक्चर करता है या ये वर्कशॉप के अंदर तो मैकेनिकल वर्कशॉप हो सकती है, सिविल वर्कशॉप हो सकती है और वर्कशॉप्स हो सकती है। अगर उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हो रहे होते हैं, चार्जेस इनकर हो रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन और ये स्पेसिफिक किसी जॉब से परटेन कर देता है। आउट टर्न का मतलब है द वैल्यू ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स। आउटर मीन द वैल्यू ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट और ये टर्म भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और वर्कशॉप ट्रांजैक्शन में ही यूज होती है। पेमेंट ऑन अकाउंट द चार्जेस अदर देन on the store incurred in the England are brought to the account in the books of the accountant general, जिसको हम अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तौर पर ट्रीट करेंगे क्योंकि अब अकाउंट्स जो है ना वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के होते हैं। तो ऐसे चार्जेस जो स्टोर के अलावा हों और वो इंग्लैंड में हों, अब ये जो इंग्लैंड में हो रहे होते हैं चार्जेस वो किसी डिवीजनल ऑफिसर के हेड में बुक नहीं हो रहे और इसीलिए ये आउटसाइड द अकाउंट्स ऑफ द डिवीजनल ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, इसीलिए वो अकाउंटेंट जनरल की बात की जा रही है कि वो उसके एप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट में होंगे। प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसको जरा देख लें कि इसके बाद इसी से मिलता जुलता सेकेंडरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी आएगा। एप्रोप्रिएशन में उन्होंने कहा ये एप्रोप्रिएशन की जो प्राइमरी यूनिट है ये इसका बेसिक पर्पस है पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल। द ग्रांट अलॉटेड टू ईच मेजर हेड ऑफ अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन और फिर प्राइमरी यूनिट को फिर ईच ऑफ व्हिच मे बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड एज मे बी नेसेसरी इनटू द सेकेंडरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो ये देखें कि मेजर हेड ऑफ अकाउंट को डिवीजन की जाती है, उसकी प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में होती है और उसको अगर फर्दर डिवाइड कर लें तो वो सेकेंडरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन होती है। प्रोग्रेस जैसा कि नाम जाहिर है मींस द अप टू डेट क्वांटिटीज ऑफ द वर्क डन और द सप्लाईज मेड। सिंपल क्वांटिटी इन द अकाउंट्स ऑफ द वर्क्स, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द वर्क डन, सप्लाईज मेड और द सर्विसेज परफॉर्म्ड। तीनों चीजें वर्क डन, supplies made or the services performed, when these can be measured, weighed or counted, तो उस चीज को हम क्वांटिटी की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। वो मेजर हो सके या वे हो सके या काउंट हो सके तो वो क्वांटिटी होगी। रेट इन एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल एंड द वोचर जनरली। कॉस्ट में अगर किसी एस्टिमेशन में बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स में बात हो रही है या कॉन्ट्रैक्टर के बिल की बात हो रही है या वोचर कैश बुक के वोचर की बात हो रही है, तो रेट मींस द कंसीडरेशन अलाउड फॉर ईच यूनिट ऑफ वर्क, सप्लाई और अदर सर्विस। तो ये उस कंसीडरेशन को कहा जाएगा जो किसी को दी जाएगी। रेट ऑफ कॉस्ट एंड इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट। रेट ऑफ कॉस्ट मींस जनरली द टोटल कॉस्ट। Rate of cost means generally the total cost of a work or supply divided by its quantity। वो उसका रेट निकल आएगा। टोटल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो वो रेट ड्राइव हो जाएगा। इन द अकाउंट्स इट रिप्रेजेंट द रिकॉर्डेड कॉस्ट पर यूनिट as arrived by dividing the up-to-date final charges on the subhead by the up-to-date progress thereafter। Inclusive rate of cost का मतलब ये है the rate of cost of the entire work relating to a subhead including the cost of material if recorded separately in the account। अब inclusive rate of cost में मटेरियल की कॉस्ट को भी शामिल कर लेंगे अगर
वो अलहदा से कहीं अकाउंट फॉर हुआ है, अलहदा से रिकॉर्ड हुआ है, तो उस मटेरियल की कॉस्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर वो इंक्लूसिव रेट ऑफ कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। Reappropriation means the transfer of funds from one unit of appropriation to another such unit. मीन के स्टेशनरी के अंदर पैसे हैं हमारे पास और जनरल मिसलिनियस में पैसे नहीं है, तो हम स्टेशनरी के पैसे मिसलिनियस में ट्रांसफर कर लेते हैं। किसी भी एक हेड से दूसरे हेड के अंदर फंड की ट्रांसफर है वो रीअप्रोप्रिएशन कहलाती है। रिकवरेबल पेमेंट means a payment to or on behalf of a contractor which does not represent value creditable or payable to him for the work done or supplies made by him and has therefore to be made good to the government by an equivalent cash recovery or short payment of dues। कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लेने हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं और वो गवर्नमेंट को क्रेडिट होने चाहिए, गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, वो इक्विवेलेंट कैश रिकवरी में भी हो सकते हैं और या शार्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के बिल से माइनस कर लिए जाएं तो वो भी रिकवरेबल अमाउंट में ट्रीट किया जा सकता है या उसे कैश रिकवरी भी हो सकती है। रनिंग अकाउंट is a term applied to the account with a contractor when payment for the work or supplies is made to him at convenient interval subject to the final settlement of the account on the completion of the determination of his contract। रनिंग अकाउंट में इंटरमीडिएट पेमेंट, वो फाइनल पेमेंट नहीं है, तो उसको वो गाय बगाए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी जाती है, तो वो रनिंग अकाउंट कहलाता है। सेकेंडरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में कि मेजर हेड को डिवाइड कर लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। थैंक यू फॉर वाचिंग पिफा ऑनलाइन। इसी डेफिनेशन का फोर्थ पार्ट आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।